लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि ए हैज़ बीन एडजस्ट इंसॉल्वेंट ऑन 1 अप्रैल 2016। 1 अप्रैल 2016 को वो दिवालिया हो गया। इसका क्रेडिटर है ट्रेड क्रेडिटर 50,000, इनकम टैक्स 500, म्यूनसिपल टैक्स 400, सैलरी 4 कलर का 2 महीना के हिसाब से 1500, वेजेज 2 वर्कर का 2 महीना के हिसाब से 180 रुपया, प्राइवेट क्रेडिटर 4,000 रुपया, रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड 1200 रुपया। आपसे कह रहा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर बताइए। एक बार प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट को ध्यान में रखिएगा और एक बार प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए, ये फार्मूला तो आप लोगों को बताया गया है, तो कोई हमको इसमें से बताइए कि किनको याद है कि ये पीटीआई एक्ट में प्रेफरेंशियल के लिए क्या होता है और पीआई एक्ट में प्रेफरेंशियल के लिए क्या होता है। कोई बताइए फार्मूला। तो याद किए हैं फार्मूला? अगर नहीं बोलिएगा तो हम उसको रिमूव कर देंगे। अभी चुपचाप बैठने के लिए ग्रुप में नहीं है। सर एक में 20 रुपया मिलता है 4 मंथ के लिए। क्या मिलता है 20 रुपया? क्या चीज का मिलता है? सिक्योर। अरे क्या चीज के लिए 20 रुपया मिलता है? किस चीज के लिए? सर पीआई, सर एगो पीटीआई के लिए। नहीं मिला माँ इतना महंगा चीज। किसी को आता है? कोई बताइएगा। किसी को प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का फॉर्मूला आता है? किसमें कितना रुपया प्रेफरेंशियल, कितना अनसिक्योर्ड है? किताब से भी मैंने चोरी करके नहीं बता सकता था कि हाँ किसका कितना रुपया प्रेफरेंशियल है। गजब का देख। देखिए यहाँ पर कॉलम लिखा हुआ है स्टेटमेंट शोइंग द अमाउंट ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। एक प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट है, एक प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट है। प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट में 2 कॉलम है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का, एक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का। और प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट में भी 2 कॉलम है, एक प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का, एक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का। तो सबसे पहले हम लोग के पास दिया हुआ ट्रेड क्रेडिटर 50,000 रुपया। तो ट्रेड क्रेडिटर जो होता है वह पूर्णतः अनसिक्योर्ड होता है। तो ट्रेड क्रेडिटर चाहे कोई भी हो एक्ट, पीआई एक्ट हो चाहे पीटीआई एक्ट हो, अनसिक्योर्ड होगा। तो 50,000 अनसिक्योर्ड प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट में और 50,000 अनसिक्योर्ड प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट में। उसके बाद दिया हुआ इनकम टैक्स 500 रुपये। तो आपको बताया गया था कि सरकार का जितना भी तरह का टैक्स होता है सारा का सारा प्रेफरेंशियल होता है, चाहे पीआई एक्ट हो चाहे पीटीआई एक्ट हो। तो 500 रुपया प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट में भी प्रेफरेंशियल होगा और 500 रुपया प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट में भी प्रेफरेंशियल होगा। उसके बाद म्यूनसिपल टैक्स, ये भी सरकार का टैक्स है 400 रुपया, ये भी पूर्णतः प्रेफरेंशियल होगा। तो ये भी 400 रुपया प्रेफरेंशियल के कॉलम में, प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट में भी और प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट दोनों ही शहर में 400 रुपया प्रेफरेंशियल है। उसके बाद दिया हुआ सैलरी 4 कलर का 2 महीना के हिसाब से 1500 रुपया। तो इसमें याद कीजिए कि कलर का सैलरी 20 रुपया प्रेफरेंशियल होता है। एक कलर का सैलरी 1 महीना का 20 रुपया प्रेफरेंशियल होता है। इस क्वेश्चन में तो लिखा हुआ जरूर है कि 2 महीना, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ है कि कौन सा 2 महीना। तो आपको बताया गया था कि जब महीना क्लियर नहीं हो तो वैसे स्थिति में एक ही महीना का प्रेफरेंशियल करते हैं। तो 20 रुपया एक कलर के लिए प्रेफरेंशियल है, तो 4 कलर के लिए 80 रुपया प्रेफरेंशियल होगा एक महीना का। मैक्सिमम हम लोग एक ही महीना ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये क्लियर नहीं किया है कि ये कौन सा 2 महीना का है। अगर दिवालिया होने से ठीक पिछले का 4 महीना होता तब तो लिया जाता, लेकिन दिवालिया होने से ठीक पीछे 4 महीना का नहीं है, इसलिए नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग मात्र
2 महीना एक कलर का 20 रुपये के हिसाब से PI एक्ट में लेंगे और 4 कलर का 80 रुपया, तो टोटल 1500 रुपया मांगा है, उसमें 80 रुपया प्रेफरेंशियल हो गया, तो बाकी 1420 रुपया अनसिक्योर्ड हो गया। जबकि PTI एक्ट में एक कलर के लिए 300 रुपया प्रेफरेंशियल है, तो 4 कलर के लिए 1200 रुपया हुआ, एक महीना का प्रेफरेंशियल। टोटल 1500 रुपया मांगा है, उसमें 1200 रुपया प्रेफरेंशियल में लिखा जाएगा, बचा 300 रुपया अनसिक्योर्ड में लिखा जाएगा। उसके बाद वेजेज है 2 वर्कर का 2 महीना का 180 रुपया, तो वेजेज भी 20 रुपया PI एक्ट में वर्कर का प्रेफरेंशियल होता है एक महीना का, तो एक महीना का 20 रुपया, तो 2 वर्कर है तो 2 वर्कर का हो गया 40 रुपया। और यहाँ भी 2 महीना है, लेकिन वो क्लियर नहीं है कि कौन सा 2 महीना है, तो एक ही महीना का लेंगे, तो एक महीना का 20 रुपया, तो 2 महीना का 40 रुपया प्रेफरेंशियल हुआ। टोटल 180 रुपया का डिमांड किया है, 40 रुपया प्रेफरेंशियल में गया, तो बचा 140 रुपया अनसिक्योर्ड में। जबकि PTI एक्ट में वर्कर का मजदूरी 100 रुपया प्रति वर्कर है, तो 100 रुपया प्रति महीना प्रति वर्कर है, तो 2 वर्कर का 200 रुपया तक प्रेफरेंशियल हो सकता है, लेकिन मांगा कितना है, 180 रुपया ही मांगा है, तो 180 का 180 पूरा का पूरा प्रेफरेंशियल हो जाएगा, अनसिक्योर्ड में कुछ नहीं जाएगा। उसके बाद है प्राइवेट क्रेडिटर 4000। क्रेडिटर जो होता है वह पूर्णतः अनसिक्योर्ड होता है, तो ये 4000 रुपया पूरा का पूरा अनसिक्योर्ड में दोनों ही एक्ट में जाएगा, फिर प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट में भी और प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट में भी। लैंडलॉर्ड का रेंट है 2 महीना का 1200 रुपया। आपको बताया गया था कि लैंडलॉर्ड का रेंट एक महीना का PTI में प्रेफरेंशियल होगा, एक महीना का जितना भी रुपया हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही महीना प्रेफरेंशियल होगा, तो 1200 का 2 महीना है, तो एक महीना का 600 रुपया प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट में प्रेफरेंशियल हुआ, बाकी 600 रुपया अनसिक्योर्ड में चला गया है। उसके आगे प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट में लैंडलॉर्ड का रेंट प्रेफरेंशियल नहीं होता है, इसलिए पूरा का पूरा 1200 रुपया अनसिक्योर्ड कलम में चला गया, और फिर ओवरऑल सबको जोड़ दिया गया, तो प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट में टोटल प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 1020 हुआ, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट में टोटल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 56760 हुआ, प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 2880 हुआ, और प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 54900 हुआ। ये पहला क्वेश्चन है। शायद फॉर्मूला अगर आप लोग याद कर लिए रहते तो ये समस्या नहीं आती। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को? यस सर। सर आपका आवाज बहुत कम आ रहा है। हम बीमार आदमी हैं, इसलिए मेरा आवाज़ कम जा रहा है। कल हम सेकेंड डोज का वैक्सीन लिए हैं, इसलिए तबीयत ठीक है। कॉलेज में रूल था कि जो भी स्टूडेंट और टीचर जाएगा तो टीचर को दोनों डोज लेना होगा, तो स्टूडेंट को एक डोज लेना होगा, तब कल से गेट में एंट्री मिलेगा। ऐसे आप लोग के लिए एंट्री नहीं है, मतलब सिर्फ 6 सेमेस्टर के लिए ऑफलाइन क्लास है, बाकी के लिए 2 और 4 के लिए ऑनलाइन क्लास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि फाइंड आउट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर अकॉर्डिंग टू प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट एंड प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट। ठीक उसी तरीके से एक PTI एक्ट में प्रेफरेंशियल और अनसिक्योर्ड बताना, और एक PI एक्ट में प्रेफरेंशियल और अनसिक्योर्ड बताना है। सबसे पहले दिया हुआ सैलरी 4 कलर का 400 रुपया महीना के हिसाब से लास्ट 2 महीना का, तो 400 रुपया पर महीना के हिसाब से 4 कलर का, तो 400 रुपया पर महीना के हिसाब से 4 कलर का हो गया 1600, और लास्ट 2 मंथ का तो 1600 1 मंथ का हुआ, तो 2 मंथ का टोटल हो गया 3200 टोटल हुआ। अब उसमें कितना प्रेफरेंशियल कितना अनसिक्योर्ड। PTI एक्ट में कहता है कि एक कलर का 300 रुपया प्रेफरेंशियल है, तो 4 कलर का 1200 रुपया प्रेफरेंशियल होगा एक महीने का। यहाँ पर
2 महीना लिखा जरूर है, लेकिन ये नहीं लिखा है कि कौन सा 2 महीना है, इसलिए एक ही महीना का हम लोग लेंगे। तो 1200 अनसिक्योर्ड में जाएगा पीटीआई में। तो 3200 टोटल था, 3200 टोटल था, उसमें 1200 अनसिक्योर्ड में गया, तो बचा 2000 रुपया। वो 1000 ये जो कॉलम है ये थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है। जो प्रेफरेंशियल लिखा हुआ है उसको अनसिक्योर्ड मानना है, और जो अनसिक्योर्ड लिखा हुआ है उसको प्रेफरेंशियल मानना है। ऊपर का जो कॉलम है प्रेफरेंशियल और अनसिक्योर्ड वो उल्टा हो गया, अनसिक्योर्ड की जगह प्रेफरेंशियल और प्रेफरेंशियल की जगह अनसिक्योर्ड होगा। तो अभी हम लोग बता रहे थे कि एक कलर का 400 रुपया है, तो 4 कलर का 1200 रुपया प्रेफरेंशियल होगा। जो अनसिक्योर्ड लिखा हुआ पीटीआई में वो प्रेफरेंशियल का कॉलम है, और जो प्रेफरेंशियल है वो अनसिक्योर्ड का कॉलम है। तो टोटल 3200 था, 3200 में 1200 डिफरेंशियल हुआ, तो बाकी 2000 रुपया अनसिक्योर्ड में जाएगा। ठीक वही पीआई एक्ट में एक कलर का 20 रुपया प्रेफरेंशियल होता है, तो एक कलर का 20 रुपया, तो 4 कलर का 80 रुपया प्रेफरेंशियल होगा, तो बाकी 3120 रुपया अनसिक्योर्ड होगा। पहला हो गया। दूसरा कहता है कि सैलरी एक और कलर का है 150 रुपया प्रति महीना के हिसाब से नवंबर और दिसंबर महीना का। ये दिवालिया हो रहा है अप्रैल 1 का, तो इसका अगर पिछला 4 महीना आप देखेंगे तो अप्रैल का पिछला 4 महीना होगा मार्च, फरवरी, जनवरी और दिसंबर। तो यहाँ 2 महीना का बात है, एक नवंबर महीना का बात है, एक दिसंबर महीना का बात है। तो दिसंबर वाला तो प्रेफरेंशियल होगा क्योंकि वो 4 महीना के अंदर आता है, लेकिन नवंबर वाला अनसिक्योर्ड होगा। तो एक कलर का एक महीना का है 150 रुपया, यहाँ 300 रुपया होगा 2 महीना का, टोटल लाइबिलिटी हुआ 300 रुपया। उसमें पीटीआई एक्ट में कहता है कि एक कलर के लिए मैक्सिमम 300 रुपया आप प्रेफरेंशियल दे सकते हैं, लेकिन यहाँ 150 रुपया ही मांगा है, इसलिए 150 रुपया प्रेफरेंशियल होगा और बाकी 150 रुपया अनसिक्योर्ड होगा। जबकि पीआई एक्ट में एक कलर का एक महीना का 20 रुपया प्रेफरेंशियल होता है, बाकी 280 रुपया जो बचा वो अनसिक्योर्ड में जाएगा। आगे लिखा हुआ वेजेज ऑफ ए वर्कर 20 डे फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2016 ₹120। वर्कर का वेजेज 120 रुपया मार्च महीने का। आप दिवालिया हो रहे हैं अप्रैल में, तो ये 4 महीने के अंदर है, इसलिए ये पूरा उसके मतलब प्रेफरेंशियल के महीने के अंदर में आता है, लेकिन अमाउंट का प्रॉब्लम है। यहाँ 120 रुपया मांगा जा रहा है। पीटीआई एक्ट में एक वर्कर का मजदूरी 100 रुपया प्रेफरेंशियल होता है, तो 120 रुपया मांगा गया है, तो 100 रुपया प्रेफरेंशियल में जाएगा, बचा हुआ 20 रुपया अनसिक्योर्ड में जाएगा। जबकि पीआई एक्ट में ये फार्मूला होता है एक वर्कर के लिए 20 रुपया प्रेफरेंशियल, तो 20 रुपया प्रेफरेंशियल में जाएगा और बचा हुआ 100 रुपया अनसिक्योर्ड में जाएगा। इसके बाद आइए मैनेजर का सैलरी 1000 रुपया। मैनेजर का सैलरी दोनों ही एक्ट में अनसिक्योर्ड ही होता है, तो 1000 पीटीआई में भी अनसिक्योर्ड होगा, 1000 पीआई में भी अनसिक्योर्ड होगा। फिर लिया हुआ है रेंट 2 महीना के हिसाब से 400 रुपया महीना, तो टोटल हो गया 800 रुपया। आपको बताया गया कि पीटीआई एक्ट में एक महीना का रेंट जो है वो प्रेफरेंशियल है, तो 400 रुपया प्रेफरेंशियल होगा, बाकी 400 रुपया अनसिक्योर्ड होगा। जबकि पीआई एक्ट में टोटल का टोटल 800 रुपया अनसिक्योर्ड ही होगा। हाउस टैक्स 500 रुपया, सरकार को दिया जाने वाला हर तरह का टैक्स प्रेफरेंशियल होता है, तो हाउस टैक्स 500 है और वाटर इलेक्ट्रिसिटी टैक्स 250 है। टोटल मिला के 750 रुपया आपका टैक्स का हो गया। ये दोनों ही शहर में प्रेफरेंशियल होगा, पीटीआई में भी 750 प्रेफरेंशियल होगा और पीआई में भी 750 प्रेफरेंशियल होगा। वर्कमैन कंपनसेशन में 400 रुपया दिया गया है। वर्कमैन कंपनसेशन भी दोनों ही एक्ट में प्रेफरेंशियल होता है।
पीटीआई एक्ट में भी प्रेफरेंशियल होता है और टीआई एक्ट में भी प्रेफरेंशियल होता है, उसमें अमाउंट पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन 1,000 रुपया। इंटरेस्ट अगर आपको देना है तो ये दोनों ही अनसिक्योर्ड होगा, 1,000 रुपया दोनों ही अनसिक्योर्ड में जाएगा, दोनों ही साथ होगा। सेल टैक्स 2,500, इनकम टैक्स 3,800, टोटल हो गया 6,300। कोई भी टैक्स प्रेफरेंशियल होता है दोनों साथ में, तो 6,300 पीआई में भी प्रेफरेंशियल, 6,300 पीटीआई में भी प्रेफरेंशियल। प्राइवेट क्रेडिटर है 2,000, उसमें 500 रुपया टैक्स का बाकी है, तो 2,000 में 500 रुपया जो है टैक्स का, वो 500 प्रेफरेंशियल में जाएगा, 1,500 अनसिक्योर्ड में जाएगा, दोनों ही साथ में। और इस तरह से टोटल हम लोग ऐड कर लेंगे तो प्रेफरेंशियल और अनसिक्योर्ड अलग अलग लिख जाएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 में किन्हीं को दिक्कत है? सर प्राइवेट क्रेडिटर एक बार रिपीट कीजिए। प्राइवेट क्रेडिटर 2,000 रुपया, जिसमें 500 रुपया घर का टैक्स बाकी है, तो जितना भी तरह का रेट्स और टैक्स होता है वो सारा का सारा प्रेफरेंशियल होता है, चाहे जितना रुपया हो। तो 2,000 में 500 रुपया प्रेफरेंशियल में जाएगा, 1,500 रुपया अनसिक्योर्ड में जाएगा, दोनों के लिए ही, चाहे वो पीटीआई हो चाहे वो पीआई हो। ठीक है सर वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज वाला दोनों मिलाकर 6,300 रुपया है। 2,000 वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी के पहले हाउस टैक्स है 500 रुपया और वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी है 250 रुपया, तो हाउस टैक्स का 500 और वाटर इलेक्ट्रिसिटी का 250 मिला के 750 रुपया छठा कॉलम में एक ही बार लिखा हुआ है। हाउस टैक्स वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी 750 750 दोनों में ही प्रेफरेंशियल में लिखा हुआ है, दोनों मिलाकर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हुआ? यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ प्रॉब्लम है, नहीं आता है आंसर। क्वेश्चन 3 में क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका 4 के बजाय आप पहले क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए। 4 थोड़ा लंबा है, 5 नंबर छोटा है, 5 नंबर जल्दी समझिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड डेफिशिएंसी अकाउंट। दो चीज़ बनाना है, एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है, एक डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना है। ये मानते हुए कि स्टॉक 2/3 में मिला, फिक्सचर 1/2 में मिला, डाउटफुल डेब्ट्स 1/3 में मिला, डेटर का कैपिटल है 3,175, प्रॉफिट फर्स्ट 2 ईयर का है 2,027 और ड्राइंग है 1,500 पर ईयर। आपके पास इंफॉर्मेशन में कैश दिया हुआ है, स्टॉक इन ट्रेड दिया हुआ है, डेटर का 3 भाग दिया हुआ है, एक डेटर का गुड है, एक डेटर का डाउटफुल है, एक डेटर का बैड है, पिक्चर दिया हुआ है, शेयर दिया हुआ है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है, फिर क्रेडिटर सिक्योर्ड है 1,250 रुपया और बदले में उसको हमने सिक्योरिटी दिया है 1,750 रुपया। तो 1,250 का हमने लोन लिया और 1,750 का हमने सिक्योरिटी दिया, तो ये फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर में चला जाएगा। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है 95 रुपया। तो देखिए सबसे पहले हेडिंग आया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 मार्च 2016। सबसे पहला कॉलम है ग्रॉस लायबिलिटी, कॉलम आपको पहले बताया गया था। पहला कॉलम है ग्रॉस लायबिलिटी, फिर है लायबिलिटी, नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड टू रैंक फॉर पेमेंट, देन नेक्स्ट एसेट्स और आफ्टर लास्ट में एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस। जब ये कॉलम हो जाता है तो क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट होता है वो 4 भाग में बटा हुआ रहता है। लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर में देखिए लिखा हुआ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर लिस्ट है। जैसा फॉर्मेट आपको बताया गया है क्वेश्चन बनाने से पहले, वैसा सेम टू सेम फॉर्मेट आपको पन्ना पर उतार लेना है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है नहीं दिया हुआ वो बाद में करते हैं, स्टेटमेंट सेम टू सेम आपको क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन है उसके पहले आपको स्टेटमेंट आपको वैसा बना के रख लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हम लोग लिख लिए हैं। उसके बाद नंबर आता है फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर का, तो फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर लिख लिए हैं। फिर आता है पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर का, तो पार्टली सिक्योर्ड लिख लिए हैं। उसके बाद आता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर लिख लिए। फिर आता है प्रॉपर्टीज या एसेट्स एज पर लिस्ट की, तो वो लिख लिए।
देन उसके बाद आता है बुक डेट्स, वो लिख लिया, बिल ऑफ एक्सचेंज और लास्ट में डेफिशिएंसी। तो ये जो कॉलम आपको बताया गया वो कॉलम सेम टू सेम उतार लेना है, फिर जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे काम करेंगे। और इसके नीचे एक और चीज़ बनेगा डेफिशिएंसी अकाउंट, वो देखिए डेफिशिएंसी अकाउंट बना हुआ है। इसका भी फॉर्मेट आपको बताया गया था कि डेफिशिएंसी के लेफ्ट साइड में क्या आता है, राइट साइड में क्या आता है। तो क्वेश्चन हम लोग बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास है क्वेश्चन में, अगर आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपके पास कैपिटल का अमाउंट दिया हुआ 3175। ये डेफिशिएंसी अकाउंट के लेफ्ट साइड में जाता है। देखिए डेफिशिएंसी अकाउंट के लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल। तो एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी लिखिए या कैपिटल लिखिए, बोथ आर सेम, दैट इज 3175। प्रॉफिट फर्स्ट 2 ईयर का दिया हुआ 2027, प्रॉफिट भी इसी साइड आता है, देखिए इसके ठीक नीचे प्रॉफिट दिया हुआ है 2027। नेक्स्ट इज ड्राइंग 1500 पर ईयर। देन आवर क्वेश्चन है जो स्टार्टेड फ्रॉम 31 मार्च 2016, sorry 1st April 2013. Question has started from 1st April 2013 and the question says that the party becomes insolvent on 31st March 2016. So gap between two dates is 3 years. How can we say that 3 years? From 1st April 2013 to 31st March 2014, that is first year. From 1st April 2014 to 31st March 2015, that is second year. Next, 1st April 2015 to 31st March 2016, that is third year. That means total number of year is 3 and drawing is ₹1,500 per year. Then total drawing is 1,500 for per year. So multiply by 3 for 3 year, that is rupees 4,500. Next is cash 115. Cash is part of assets. We can say that in the right side we have say cash is 115. Now stock in trade 510. Stock in trade is written 510 in inner part because their market value is question is says that stock realized 2/3, then 510 का 2/3, तो 340 रुपया स्टॉक का मिलेगा। वो लिखा हुआ है स्टॉक 510 रुपये क्वेश्चन में लिखा हुआ है और क्वेश्चन के सेकंड लाइन में लिखा हुआ है कि स्टॉक 2/3 रियलाइज होगा। तो 510 रुपये का 2/3 आप कैलकुलेट करेंगे तो एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस होगा 340 रुपया। नेक्स्ट उसके बाद डेटर है 3,490, वो गुड है तो डायरेक्ट उसका पैसा बाहर लिखा हुआ है गुड का 3,490। डाउटफुल है 900 रुपया, डाउटफुल अंदर लिखा हुआ 900 रुपया और क्वेश्चन का सेकंड और थर्ड लाइन में लिखा हुआ है सेकंड का लास्ट में कि डाउटफुल डेट्स 1/3 रियलाइज होगा। तो 900 का 1/3 300 रुपया रियलाइज होगा, वो 300 रुपया आउटर कॉलम में लिखा हुआ है। नेक्स्ट डाउटफुल ये डेटर का बैड है 750 रुपया, तो बैड कभी वसूल नहीं होता है, वो 750 अंदर ही लिखेंगे, बाहर उसका पैसा नहीं लिखेंगे। फिक्सचर है 282, तो फिक्सचर 282 और क्वेश्चन का सेकंड लाइन में लिखा हुआ है कि फिक्सचर 1/2 में रियलाइज होगा। तो 282 का 1/2 यानी 141 रुपीज़ में रियलाइज होगा। शेयर है 250 और सेकंड लाइन में लिखा हुआ है कि शेयर एट पार रियलाइज होगा। तो 250 का 250 पूरा मिल जाएगा। उसके बाद है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 6000, ये एज पर लिस्ट ए में लिखा हुआ है सबसे पहले लेफ्ट साइड में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर लिस्ट है 6000। फिर क्रेडिटर सिक्योर्ड है 1250 और उसके बदले आपने सिक्योरिटी दिया है 1750। तो लोन है 1250, सिक्योरिटी है 1750। देन वी कैन से दिस इज एग्जांपल ऑफ फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर। So fully secured creditor is as per list B 1250
minus estimated value of securities 10,750. So surplus amount is 500. Last one is preferential creditor 95. Then in fourth line, fourth part of creditor, preferential creditor is as per list D is 95 in inner column. preferential creditor का पैसा बाहर नहीं आता है, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर का कुछ भी नहीं दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग राइट हैंड साइड में आएंगे, कैश का 115, स्टॉक का 340, फिक्चर का 141, शेयर का 250। ये 4 आइटम्स को ऐड करेंगे तो टोटल ऑफ ई होगा 846। देन उस 846 में गुड डेटर का 3490 और डाउटफुल डेटर का 300 जब ऐड करेंगे तो 4636, ये होगा टोटल ऑफ ई प्लस एफ। बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं दिया हुआ है और एक फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर से 500 रुपये का सरप्लस आया था, वो सरप्लस को हमने उसमें ऐड कर दिया। सरप्लस एज पर कॉन्ट्रैक्ट 500, जब उसको हमने ऐड कर दिया तो वो हो गया 5136। उसमें से हम माइनस करेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 95, तो 95 माइनस करेंगे तो होगा 5041। नाउ लेफ्ट साइड ऑफ लाइबिलिटी 6000 आउटर कॉलम में है, बस सिर्फ 6000 है, तो वो 6000 को टोटल ऐड कर लिए लेफ्ट साइड में, उसी को राइट साइड में लिख दिया 6000 और 6000 में 5041 माइनस कर दिए तो 959 का यही आया डेफिशिएंसी एज पब्लिश्ड एज। नाउ वी विल मूव टू डेफिशिएंसी अकाउंट। So this is the picture of deficiency account. You have excess of assets over liability as per your question. That can be said in another word, that is capital 375. The amount of net profit has given 2027. We have concluded in statement of affairs as deficiency 959. That will be shown in the left side of deficiency account 959. We have already calculated the right side amount of drawing 1500 into 3 because the question is total period is 2 years. And loss of assets. First of all, स्टॉक का वैल्यू है 510 रुपया और वो रियलाइज होगा 340 रुपया, तो 170 रुपया स्टॉक में नुकसान होगा। वो स्टॉक का नुकसान आप यहाँ पर देखिए, स्टॉक में 170 रुपये का नुकसान है। उसके बाद आप आएंगे फिक्सचर 282 और रियलाइज होगा 141, दैट मीन्स 141 का नुकसान है, तो फिक्सचर का लॉस में लिखा गया 141। उसके बाद शेयर में कोई नुकसान नहीं हुआ, 250 का 250 मिल गया। गुड डेटर में कोई नुकसान नहीं है, 3490 में 3490 मिल गया। डाउटफुल 900 में 300 मिला, तो 600 वहाँ नुकसान है डाउटफुल डेटर में। और बैड है 750, वो 1 भी रुपया नहीं मिला, तो टोटल 600 डाउटफुल में और बैड में 750, दोनों को अगर हम लोग ऐड कर लेंगे 600 और 750 तो 1350 डेटर से नुकसान होगा, वो यहाँ पर लिखा हुआ है बैड डेट से 1350। और इस तरह से लेफ्ट साइड और राइट साइड को जब आप ऐड करेंगे तो 6161 6161 बोथ साइड का अमाउंट एनी हाउ सेम आना जरूरी है, तभी आपका क्वेश्चन सही करना होगा। ये इंसॉल्वेंसी अकाउंट का एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आई विश कि आप लोग को समझ में आएगा। अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 तो कोई समस्या है क्वेश्चन नंबर 5 समझने में? सर अगर डेफिशिएंसी अकाउंट में अगर राइट साइड अगर अधिक आएगा तो अमाउंट तो लेफ्ट साइड में डिफरेंस हो जाएगा, और लेफ्ट साइड में डिफरेंस हो जाएगा वो कहलाएगा एक्सेस ऑफ प्राइवेट एसेट्स, वो अनडिस्क्लोज प्रॉफिट कहलाएगा। लेफ्ट साइड का डिफरेंस कहलाएगा अनडिस्क्लोज प्रॉफिट और राइट साइड का डिफरेंस कहलाएगा अनडिस्क्लोज लॉस। मतलब एक ऐसा आया क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में नहीं रहेगा कभी भी अनडिस्क्लोज प्रॉफिट या अनडिस्क्लोज लॉस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहेगा।
ये अगर डेफिशिएंसी अकाउंट का टोटल नहीं मिला तो जो डिफरेंस होगा लेफ्ट साइड का वो कहलाएगा अनएक्सप्लेन्ड प्रॉफिट और राइट साइड का जो डिफरेंस होगा वो कहलाएगा अनडिस्क्लोज्ड लॉस। बट ऐसा नहीं है कि हम क्वेश्चन गलत बना दें और ज़बरदस्ती का कोई डिफरेंस निकाल के उसको अनडिस्क्लोज प्रॉफिट या अनडिस्क्लोज लॉस कर दें, क्योंकि जब भी अनडिस्क्लोज प्रॉफिट या लॉस निकालना रहता है तो ये क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन रहता है कि अनडिस्क्लोज प्रॉफिट का अमाउंट क्या होगा या अनडिस्क्लोज लॉस का अमाउंट क्या होगा। और कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? अमन कुमार, फिर आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर उस तरह तो स्टेटमेंट अफेयर्स में किस साइड जाएगा अगर उस तरह कंडीशन होगा तो? स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में अनडिस्क्लोज प्रॉफिट और अनडिस्क्लोज लॉस का संबंध स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से नहीं है। अनडिस्क्लोज प्रॉफिट और अनडिस्क्लोज लॉस का संबंध डेफिशिएंसी अकाउंट से है, क्योंकि टोटल डेफिशिएंसी अकाउंट का इक्वल होना जरूरी है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को तो डिफरेंस आता ही है। राइट साइड में डिफरेंस आया तो डेफिशिएंसी कहलाएगा, लेफ्ट साइड में डिफरेंस आएगा तो वो सरप्लस कहलाएगा। तो 5वां नंबर क्वेश्चन अगर छोटा है आप लोग समझ पाएंगे तभी फिर चौथा नंबर समझा पाएंगे, क्योंकि चौथा नंबर क्वेश्चन बड़ा सा है। समझ में आया?